हेडिंग डाल लिए सब लोग? चलिए पहले आप अभी आपको लिखना नहीं है, हम समझाएंगे, आप पहले समझेंगे फिर हम आपको लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। एलसीआर सर्किट में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज पावर निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं लेट द applied alternating voltage be V equal to V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं आपने इतना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है एलसीआर सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है, फाई होता है। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट आपका मान लेते हैं हो जाता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बातचीत नहीं। चलिए तो मान लेते हैं कि आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट आपका कितना होगा? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लेते हैं कुछ फाइव फेज डिफरेंस पे करंट है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पावर होता है V डॉट आई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया पावर। इसको जरा सा आप इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सही जवाब, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पे तोड़ने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा पावर? वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, अच्छा आई नॉट भी यहां लिख दीजिए, ये क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। बन गया ये। इसको और आप अच्छे से लिखिएगा तो क्या बन जाएगा? वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। अब क्या करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या होगा? पावर इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ठीक है। अब देखिए इसी पावर को आप लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैसे यहां तक पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। आपको क्या निकालना है? एवरेज पावर। एवरेज पावर का उस दिन हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी जीरो टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो टू टी, देखा था उस दिन, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन फाइव कॉस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी जीरो से टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी। आया समझ में? अब क्या करेंगे, ये आपका वी नॉट कॉन्स्टेंट, आई नॉट कॉन्स्टेंट, कॉस फाइव भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन को हम यहां डाल देंगे, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन को यहां लिख दिया। सिमिलरली ये भी वी नॉट कॉन्स्टेंट, आई नॉट कॉन्स्टेंट, साइन फाइव कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन को जाकर के यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो इंटीग्रेशंस का वैल्यू निकालेंगे, उसको यहां पुट करेंगे और एवरेज पावर का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। पहले यहां तक लिखिए, लिखिए सब लोग। चलिए तो देखो, हमने माना कि हमारा सर्किट कैसा है, एलसीआर सर्किट है, इसमें हमने वोल्टेज दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला में हमने पुट किया और यहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले, इस इंटीग्रल को, और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर ले और यहां पर पुट कर दें, तो मेरे को एवरेज पावर पता चल जाएगा। तो यहां से आगे हम पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर के टी तक करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर के टी तक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt 0 से t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt 0 से t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका 1/2 इंटू टी। इधर क्या हो गया आपका, cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू 2 ओमेगा मतलब 4 ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करिए, क्या हो जाएगा ये 1/2 टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा। ठीक है, t से t कैंसिल, साइन 4 पाई का वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका 0, यहाँ पूरा 0, साइन 0 का वैल्यू 0 मतलब ये पूरा हो गया 0। तो आपका इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t का जो वैल्यू आया कितना आया, t बाई 2। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया, लिख लिए। अब देखो ये जो इंटीग्रल था इसका हमने वैल्यू निकाल लिया है, इसका भी निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कितना आता है। चलिए अब हमें कौन सा इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t तक। इसको हम बना सकते हैं, अगर हम इसको क्या करें 1/2 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का। इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से लेकर के t तक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया ये आपका, ये 1/2 ये आपका माइनस जो है वो यहाँ पर है और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये हो गया आपका 1/2 ये आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस को बाहर रखते हैं, cos 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस cos 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, t से t खत्म, cos 4 पाई का वैल्यू 1 और ये पूरा cos 0 का भी वैल्यू 1 माइनस 1 क्या 0, मतलब ये पूरा इंटीग्रल जो था उसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो अब इस वाले इंटीग्रल का पूरा वैल्यू 0, ये जो इंटीग्रल था ये इसका वैल्यू t बाई 2, तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना इसका वैल्यू हो गया t बाई 2। तो आपका एवरेज पावर कितना आया, v0 इंटू i0 इंटू कॉस 5 इंटू टी बाई 2, और एक पहले से जो आपका इसको डिनोमिनेटर में था ये आपका t से t कैंसिल हो गया, तो आपका एवरेज पावर कितना आया, एवरेज पावर आ गया v0 i0 बाई 2 इंटू कॉस 5। ठीक है, अब इस v0 i0 बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एवरेज पावर इक्वल टू v0 बाई रूट 2 इंटू i0 बाई रूट 2, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या। 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। अब ये जो v0 बाई रूट 2 होता है और i0 बाई रूट 2 होता है, यही क्या होता है आरएमएस वैल्यू आपको पढ़ाया गया था। आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या आया था, वोल्टेज और करंट, i0 बाई रूट 2 और v0 बाई रूट 2। तो आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला बन करके आया Vrms इंटू IRms इंटू cos 5। लिखिए यहां तक, लिख लीजिए। चलिए एवरेज पावर का हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए LCR सर्किट में, Vrms इंटू IRms इंटू cos 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर, इसको हम लोग बोलते हैं Vrms इंटू IRms को बोलते हैं एपरेंट पावर, और इसको बोलते हैं cos 5 को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अब ये जो पावर फैक्टर है, केस 1 देखिए,
केस 1, in case of a purely resistive circuit, in case of a purely resistive circuit क्या होता है? फाई क्या होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में? tan inverse फाई मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। प्योरली रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो फाई क्या होता है? 0। तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos फाई बराबर cos 0 बराबर 1। कहां पर? प्योरली रेजिस्टिव के केस में। दूसरा केस 2, इन प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट, दोनों के ही केस में जो आपका फाई जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो कितना होता है? π/2 होता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है? करंट लीड करता है π/2 से। इंडक्टर के केस में क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है। तो फाई तो π/2 दोनों में होता है। तो अगर फाई π/2 दोनों में होता है तो cos फाई मतलब पावर फैक्टर cos π/2 हो गया, मतलब क्या? 0। आया समझ? लिख लीजिए। वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट, वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट। चलिए जी, क्या होता है वॉटलेस एंड वॉटफुल? अभी आपने फॉर्मूला देखा एवरेज पावर का, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही होता है फॉर्मूला, VRMS IRMS इंटू cos फाई। जरा सा फेजर डायग्राम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ये है आपका, इधर है आपका VRMS, इधर है आपका IRMS, और इन दोनों के बीच में एंगल है, फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है आपका फाई। इस IRMS को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं क्या? एक इस तरफ IRMS इंटू cos फाई, और दूसरा इस तरफ इसके जस्ट परपेंडिकुलर IRMS इंटू साइन फाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, ये जो IRMS है मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट का, इसको जब आपने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा तो आपको समझ में आया कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है IRMS cos फाई, पावर में तो सिर्फ यही कंट्रीब्यूट कर रहा है, पावर एवरेज पावर में सिर्फ यही योगदान अपना दे रहा है। IRMS साइन फाई का पावर में कोई योगदान नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वॉटलेस करंट, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वॉटफुल करंट। क्यों इसको वॉटफुल बोल रहे हैं? क्योंकि एवरेज पावर में योगदान यही कर रहा है, एवरेज पावर में इसका कोई योगदान नहीं है। लिख लीजिए, बन गया। चलिए अब बारी बारी से देखिएगा, हर फिगर पे बारी बारी से चलते हैं। 2 मिनट में आपको सारा LC ऑसिलेशन समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया? एक सर्किट लिया है जिसमें एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। शुरुआत में सर्किट आपका ओपन है और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। इस पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो आपका Q0, इस वाले प्लेट पर प्लस Q0, इस वाले प्लेट पर माइनस Q0, ठीक है। जब आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे, जब आपका सर्किट क्लोज होगा, यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा। शुरुआत में जब सर्किट ओपन था कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करना शुरू करेगा और चार्ज यहां पे कम होना शुरू होगा। तो यहां पे मैक्सिमम चार्ज था Q0, चार्ज कम होकर के हो गया Q, और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया 0 से लेकर के I। इंडक्टर में क्या हो रहा होगा? इंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, आपको पता है इंडक्टर एक EMF इंड्यूस करेगा, और किस तरह से इंड्यूस करेगा? इस तरह से इंड्यूस करेगा कि इस करंट को फ्लो को वो अपोज कर सके। तो यहां पर बन गया प्लस, यहां पर बन गया माइनस, ताकि इस EMF के चलते करंट अपोज हो सके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, चार्ज है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब चार्ज पूरी तरह से 0 हो जाएगा, और जब चार्ज पूरी तरह से 0 हो जाएगा तब करंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम I0 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए, करंट तो अब चार्ज आपका 0 हो चुका। करंट पहले यहां पे करंट क्यों फ्लो कर रहा था? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि चार्ज 0 हो चुका है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो चुका है मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका इंडक्टर क्या चाहेगा? इंडक्टर चाहेगा करंट फ्लो करे। इंडक्टर हमेशा वो काम करता है
जिससे वो चीजों को अपोज कर सके। तो अब जब यहाँ पे चार्ज जीरो हो चुका है, करंट अब गिर रहा होगा, तो इंडक्टर आपका चाहेगा कि करंट बढ़े, तो ये क्या करेगा, करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, आपका यहां पर आपका आई करंट यहां जाना शुरू करेगा, चार्ज होना, ये वाला प्लेट जो यहां पे जीरो हो चुका था चार्ज होना शुरू करेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये करंट जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, आपका कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। यहां से शुरू हुए थे आप, यहां पर प्लस क्यू नॉट था, यहां तक पहुंचे, अब ये वाला प्लेट माइनस क्यू नॉट बन चुका है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, करंट जीरो है, चार्ज मैक्सिमम है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है, फिर से यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, बट इस बार विपरीत दिशा में फ्लो करेगा। विपरीत दिशा में फ्लो करेगा, इंडक्टर क्या चाहेगा, इसमें ईएमएफ बना करके इसको अपोज करना। आ रहा है समझ में? उसके बाद क्या होगा, करंट कब तक फ्लो करेगा, करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक यहां पे चार्ज जीरो ना हो जाए, और यहां पे जब चार्ज जीरो होगा तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। फिर यही करंट जो है आपका चार्ज देना शुरू करेगा, और फिर से आपका यहां पे प्लस क्यू नॉट था, तो प्लस क्यू नॉट यहां पे बन जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि करंट जो है मैक्सिमम जो चार्ज था वहां से आपका मैक्सिमम करंट बना और चार्ज जीरो हो गया, और फिर यहां पे मैक्सिमम करंट से फिर आपका चार्ज मैक्सिमम बना और करंट जीरो हो गया। तो एक जब चार्ज मैक्सिमम हो रहा है करंट जीरो हो रहा है, जब चार्ज जीरो हो रहा है करंट मैक्सिमम हो रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है, यहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड थी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, वो कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। क्या होता है उसका फॉर्मूला, Q²/2C। हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, Q²/2C। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, Q²/2C। ठीक है, इस केस में जब आपका चार्ज जीरो हो गया तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, और सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुकी होगी, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 12LI02। समझ रहे हैं? तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय आप कर नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में बनती है, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। और क्योंकि आपका एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में और फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। आया समझ में? डेफिनेशन लिखिए एलसी ऑसिलेशंस का, लिखिए एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है, oscillation of energy between capacitor, oscillation of energy between capacitor and inductor, oscillation of energy between capacitor and inductor in the form of electrical to magnetic energy, and vice versa is called LC oscillations। एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। कैपेसिटर में जब होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, इंडक्टर में जब जाती है तो मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है, फिर इंडक्टर से मैग्नेटिक एनर्जी से फिर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। हम क्या करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर यहां पर चार्ज क्यू होगा और करंट फ्लो कर रहा होगा आई, मतलब हमने बीच वाला कंडीशन लिया है, ना तो यहां पर पूरा का पूरा चार्ज है, ना तो यहां पे पूरा का पूरा करंट है, यहां पर कुछ चार्ज है और करंट यहां से कुछ फ्लो कर रहा है। क्या परसों ले लेते हैं, कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपने पढ़ा था, ये क्लोज्ड लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, जब आप यहां से इधर आए माइनस से प्लस गए, जब माइनस से प्लस में जाते थे केवीएल में क्या होता था, पोटेंशियल बढ़ता था माइनस से प्लस, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल होता क्या है, V Q/C। क्या होता है, Q/C, तो प्लस Q/C।
जब आप आगे बढ़े आपको इंडक्टर मिला, इंडक्टर क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है कितना, E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये जो माइनस होता है ये उसका पोलैरिटी बताता है, ठीक है ना। तो हमने पोलैरिटी को ऑलरेडी यहां पर शो कर दिया है, तो अब यहां पर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे यहां से आएंगे तो प्लस से माइनस जाना है, जब प्लस से माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो Q बाई सी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी बराबर क्या, 0। तो Q बाई सी बराबर क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब I क्या होता है आपका, I होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है I, क्योंकि आपका चार्ज कम हो रहा है। जैसे जैसे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है करंट बढ़ रहा है। तो करंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। तो हम यहां पर I को लिखेंगे क्या, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज जो है वो आपका घट रहा है। तो अगर आप I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखे हैं और आपको डी आई बाई डी टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी डी आई बाई डी टी को आप यहां पर ला करके पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Q बाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखिएगा तो क्या बन जाएगा, एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई सी इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिखिए, क्या बना ये, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई एल सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हुआ डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई एल सी इक्वल टू 0, ये SHM का इक्वेशन है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। क्या होता है इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ SHM, जहां x होता है और आपका एक ओमेगा स्क्वायर होता है। यहां पर x के बदले क्या है, Q, यहां भी x के बदले क्या है, Q, और ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या है, 1 बाई एल सी। तो ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एल सी। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई अंडर रूट एल इंटू सी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अब देखिए ये जो आपका बना डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन, आपका SHM का सॉल्यूशन क्या होता था, याद है, क्लास 11th हम लोग पढ़ते थे। इसका SHM का सॉल्यूशन आता था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आता था और यहाँ पर क्या है, x के बदले q, तो यहां पर क्या सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। चलिए पहले यहां तक लिखिए, ये रहा आपका चार्ज का इक्वेशन, एक बार फिर से बताइए। ठीक है बता देते हैं, इसको लिखिए, हम बता रहे हैं, समझिएगा एक बार फिर से, आपको समझा रहे हैं। ये आपका सर्किट है, कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, ठीक है। आप किसी जनरल टाइम t पर देख रहे हैं, ऐसे टाइम t पर आप इस सर्किट को देख रहे हैं जहां पर चार्ज मैक्सिमम नहीं है और ना तो करंट मैक्सिमम है। कुछ चार्ज है इस पर कैपेसिटर पे और कुछ करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर से। आपको क्या करना है, इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए कैपेसिटर मिला। कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू V होता था, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से आया था। तो यहां पर V आया आपका, क्या V आया, Q बाई C, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C। अब इसका डायरेक्शन, क्योंकि हम माइनस से प्लस वाले की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो हमने क्या लिखा, प्लस Q बाई C, ठीक है। जब हम यहां से आगे बढ़े तो मेरे को मिला इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर का ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी, और क्योंकि हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हमने लिखा माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है, होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज जो है वो घट रहा है,
इसलिए हमने आई को लिखा माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, साइन के साथ हमने लिखा। अब हमें चाहिए इस इक्वेशन में डी आई बाई डी टी, हमें तो पता है आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डी आई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। मतलब हमने इस करंट को फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी आई बाई डी टी आ गया आपका माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को डी आई बाई डी टी को हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट, ये डबल डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अब समझ गए आप, समझे? आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या बन गया, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। इसी को आपने यहां पुट किया तो क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। फिर आप दोनों को एक साइड ले आते हैं, एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, और एल को जाकर के आप इससे डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो इक्वेशन बना डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन होता है ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM का इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये इससे कुछ मिलता जुलता इक्वेशन है कि नहीं है? यहाँ पर फर्क बस इतना है कि x के जगह आपका q लिखा हुआ है और ओमेगा स्क्वायर के बदले आपका 1 बाई एल सी है, तो हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आपका आ गया 1 बाई अंडर रूट एल इंटू सी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ऑफ SHM हुआ करता था क्लास 11th में, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहां x जो होता था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था। इसी के जैसा क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहां क्यू नॉट क्या होगा आपका, मैक्सिमम चार्ज होगा। आया समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मेरे को ये फाई पता चल जाए कि ये फाई कितना है, ये तो हमने अपने मन से लिया है ना, तो ये फाई अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरे को क्यू का पूरा इक्वेशन पता चल जाएगा क्या? तो इस फाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे को इनिशियल कंडीशन पता था कि एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब जब सर्किट ओपन था, एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब सर्किट ओपन रहा होगा तब चार्ज इस प्लेट पर कितनी रही होगी, मैक्सिमम चार्ज, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, है कि नहीं? जब आपने सर्किट को डिस्कनेक्ट रखा था तब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, सिर्फ चार्ज था, और वो चार्ज कितना था, मैक्सिमम चार्ज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू है क्यू नॉट के बराबर, तो हम क्यू के बदले लिख देंगे क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा, टाइम के बदले 0 प्लस 5, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, साइन 5 का वैल्यू कितना आया 1, मतलब 5 का वैल्यू कितना, पाई बाई 2। तो आपको ये 5 क्या बता रहा है, इनिशियल फेज। ये क्या बता रहा है, इनिशियल फेज, मतलब शुरुआत आपने कहां से करी है, आपने शुरुआत करी है 5 फेज इक्वल टू पाई बाई 2 से। तो आपका जो इक्वेशन आया क्यू का जो आपका फाइनल इक्वेशन आया वो क्या आया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यही इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी। तो आपका इक्वेशन बनकर के आया चार्ज का, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, लिख लीजिए। चलिए, तो आपका Q का क्या फॉर्मूला आया था, Q का इक्वेशन आपके पास आया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब अगर आपको इसी Q से करंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, I आपको पता है क्या है, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन। किसी को दिक्कत, क्यू नॉट को बाहर निकाल लिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या बन गया, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ओमेगा इंटू, तो ये बना आपका I इक्वल टू आया क्यू नॉट इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग I विथ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपका आई नॉट का वैल्यू क्या आ गया, क्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो आपका फाइनल इक्वेशन आया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट है आपका क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ बस लास्ट बचा है कि इसका ग्राफ कैसे वेरी कर रहा होगा।
नहीं बताइए ना, बताइए। इसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कर दीजिए। चलिए आप देखो, आपके पास Q का इक्वेशन है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। I का इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा कॉस कितना होगा Q नॉट, और Q का वैल्यू है Q नॉट, और ये कॉस के फंक्शन के जैसा ये वेरी कर रहा होगा, ठीक है। I जो है इसका वैल्यू कितना होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे, I का वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 होगा, और ये वेरी कैसे कर रहा होगा, साइन के जैसा वेरी कर रहा होगा। आया समझ? ये इक्वेशन किसका है, रेड वाला, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और ब्लू वाला किसका है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैसे बना है, सिंपल कॉस का कर्व है, कॉस का कर्व बना दिए, और ये साइन का कर्व है, साइन का कर्व बना दिए। कोई दिक्कत? ठीक है। जहां पर आपका देखो, जहां पर आपका चार्ज 0 हो रहा है वहां करंट मैक्सिमम हो रहा है। साथ में तो यही वाला ग्राफ बनता है। बस एक आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको बाकी सब आराम। चार्ज और करंट का वेरिएशन टाइम के साथ, ये जो आपका चार्ज का इक्वेशन आया, करंट का इक्वेशन आया, इसी को आप टाइम के साथ दिखा रहे हो। आया समझ? हो गया? इसके आगे भी इसके आगे भी पढ़ेगा ये वाला टॉपिक, इसके बाद लास्ट हो गया कि अभी और इसमें बचा हुआ है, जिसको हम लोग कल करेंगे। और कल आपका मोस्ट प्रोबेबली कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट।